गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट का ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत केयरफुली पढ़िए। इसको हम 2 एपिसोड में पूरा करेंगे। आज हम इनका मीनिंग और डिफरेंस देख रहे हैं। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन। हम पहले भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, 2 खाते या विवरण स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड सेकंड अदर वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्यापार संतुलन, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आयात व निर्यात की मदों से संबंधित है, दैट इज रिलेटेड विद द आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट्स को लेकर भुगतान से संबंधित है। अब 1 बाय 1 हम इसके कंसेप्ट्स को और क्लियर कर लेते हैं। व्यापार संतुलन का आशय एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के संबंध को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। क्लियर सी बात है कि हम जिन वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं, उनको यदि हम मौद्रिक आधार पर एक निश्चित अवधि, मतलब जो सामान्यतः 1 वर्ष की होती है, उसमें यदि हम निर्धारित करते हैं या उसका संबंध देखते हैं या उसका विवरण तैयार करते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ, ये थोड़ा गलत हो गया, OFF, इसको हटा दीजिए। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, एक्चुअली हम यहाँ मूल्य या वैल्यू की बात इसलिए कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं या कमोडिटीज़ जिनका इंटरनेशनल ट्रेड या विदेशी व्यापार किया जा रहा है, आयात निर्यात होता है, उसके हम मूल्यों के आधार पर हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। कोई भी देश दूसरे देश के साथ जब ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उस व्यापार में हजारों तरह की कमोडिटीज़ या वस्तुओं का लेन देन होता है। बहुत से देश होते हैं जिनसे हम केवल इंपोर्ट्स करते हैं, बहुत से देश ऐसे भी होते हैं जो केवल हमारे एक्सपोर्टिंग ट्रेड पार्टनर हैं। कुल मिलाकर आयात और निर्यात का टोटल जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हम मौद्रिक आधार पर व्यापार संतुलन खाते में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं दृश्य व्यापार, विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड या दृश्य व्यापार का मतलब वस्तु व्यापार से है, जिसमें केवल कमोडिटीज़ को ही शामिल किया जाता है, सर्विसेज को नहीं किया जाता। तो व्यापार संतुलन का दूसरा नाम है दृश्य व्यापार, विजिबल ट्रेड। इसको आप जरूर से समझ लें। और दृश्य व्यापार या वस्तु व्यापार का क्लियर हो ही गया आपको कि जो भी कमोडिटीज़, यानी जो हमारी विदेशी व्यापार की संरचना है, स्ट्रक्चर है, कमोडिटीज़ को मिलाकर, वो पूरा का पूरा कहलाता है व्यापार संतुलन। अब ये विजिबल ट्रेड का मतलब ये होता है कि जिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अकाउंटिंग है, जो लेखा है, वो यदि किसी पोर्ट में या बंदरगाहों पर किया जाता है, तो ऐसे व्यापार को भी हम दृश्य व्यापार कहते हैं। यानी सेवाओं का लेखा किसी भी देश की सीमा पर नहीं किया जाता, लेकिन वस्तुओं का जब हम, कमोडिटीज़ का जब हम व्यापार करते हैं, तो उसका लेखा उस देश की राजनीतिक सीमा पर किया जाता है। तो इस तरह से व्यापार संतुलन एक अकाउंट है जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है। क्रेडिट साइड में हम निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों को दर्शाते हैं, और डेबिट साइड में जिनका हमें पेमेंट करना है, इंपोर्ट्स का मूल्य दिखाया जाता है। लास्ट में ये बताया जाता है कि बैलेंस क्या रहा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या जिसको हम सरप्लस कहें या अतिरेक या घाटे के रूप में हम उसको बताते हैं। यह व्यापार संतुलन 2 तरह का हो सकता है, अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार संतुलन, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनुकूल व्यापार संतुलन निर्यात आधिक्य को बताता है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड
इंडिकेट्स एक्सपोर्ट सरप्लस और प्रतिकूल व्यापार संतुलन आयात आधिक्य को बताता है। एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स इंपोर्ट सरप्लस। बच्चों थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो इसको आप आधिक्य ही पढ़ें। तो अनुकूल व्यापार संतुलन का सीधा सा मतलब है जब किसी देश के बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हों, तो वो सरप्लस की स्थिति को बताएगा। और ये सरप्लस किसी भी देश के इंटरनेशनल ट्रेड में अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति को कहता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन बिल्कुल क्लियर है, जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो और क्रेडिट कम हो, यानी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं रादर देन एक्सपोर्ट्स, तो वह प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संतुलित व्यापार संतुलन नहीं हो, यानी साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम नहीं होता है, वो भी होता है लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर। तो जब साम्यावस्था का मतलब यह है कि डेबिट क्रेडिट दोनों ही, यानी आयात और निर्यात जब किसी देश के बिल्कुल बराबर हों, तो उसको हम कहते हैं संतुलित व्यापार संतुलन, यानी इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आते हैं हम दूसरे खाते पर, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में एक देश का शेष विश्व के साथ किए गए आर्थिक व्यवहारों का व्यवस्थित एवं संक्षिप्त विवरण होता है। The balance of payment shows the relationship between a country's receipts from other countries and the payments to the rest of the world. This is a country's balance sheet of international account. बिल्कुल क्लियर। देखिए, भुगतान संतुलन एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट है किसी भी देश के कंप्लीट इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस को लेकर। यानी यदि हम ये कहें कि एक देश का कुल विदेशी व्यापार या कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना है, उसको देखने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को देखते हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह की मदें शामिल होती हैं। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, पूंजी व्यवहार, तीनों ही, जिसको इंग्लिश में हम कहें विजिबल ट्रेड, नॉन विजिबल ट्रेड एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। अब आप कहेंगे नॉन विजिबल ट्रेड क्या होता है, यानी अदृश्य व्यापार सेवाओं के व्यापार को कहते हैं। सेवाओं का मतलब यदि हम बैंक, बीमा, परिवहन, पर्यटन आदि की सेवाओं का भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के टेक्नीशियन हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ये सर्विसेज का एक्सचेंज है, ये सर्विसेज का विदेशी व्यापार है, जिसको अदृश्य व्यापार कहा जाता है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो तरह का नहीं बल्कि तीन तरह का होता है, विजिबल ट्रेड, नॉन विजिबल ट्रेड और कैपिटल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शंस का मतलब विभिन्न गवर्नमेंट्स, डिफरेंट एसोसिएशंस या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका विभिन्न देशों के बीच में जो मौद्रिक लेन देन होता है, ऋण के रूप में, लोन के रूप में, सहायता एड के रूप में या इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, तो वो सब पूंजीगत व्यवहारों में शामिल होता है या कैपिटल ट्रांजैक्शंस में शामिल होता है। तो इन तीनों ही प्रकार की मदों का, आइटम्स का लेखा जिस खाते में किया जाता है, जिस अकाउंट में होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसा कि इस मीनिंग में भी आप देख लीजिए कि एक कंट्री पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्रीज़ के साथ में अपना व्यापारिक संबंध, ट्रेड रिलेशंस रखता है, उनके साथ उसके कुल कितने लेन देन हैं, कुल कितनी प्राप्तियां और कुल कितने भुगतान हैं, टोटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स कितने हैं, उसको बताने के लिए, उसको एग्जिबिट करने के लिए जिस अकाउंट को बनाया जाता है, जिस खाते को बनाया जाता है, वही भुगतान संतुलन खाता कहलाता है। और इस भुगतान संतुलन खाते का दो भाग होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब जिसमें हम सभी प्रकार के दृश्य अदृश्य व्यापार को लेते हैं, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के विवरण होते हैं
और पूंजी खाता जिसमें पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है। ये सब डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम भुगतान संतुलन को सेपरेटली भी पढ़ेंगे। तो यह बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन क्या है। दोनों ही खाते हैं, दोनों एक ही प्रकार के अकाउंट है जिसमें डेबिट क्रेडिट एंट्रीज होती हैं, आयात निर्यात का लेखा होता है। लेकिन व्यापार संतुलन केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है, जबकि भुगतान संतुलन वस्तु, सेवा, मुद्रा, कमोडिटीज, सर्विसेज एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस सभी को इसमें शामिल करता है। अब हम अंतर भी देख लेते हैं दोनों में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में अंतर भी पूछ लिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हम अंतर की बात करते हैं या डिफरेंस की बात करते हैं तो हमें दोनों का मीनिंग पहले एक एक लाइन में समझाना चाहिए, तब हम डिफरेंस को टेकअप करते हैं। बहुत सिंपल सा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम ले, मदों की प्रकृति, नेचर ऑफ आइटम्स। मदों का मतलब जो आइटम्स इन खातों में लिखे जाएं वो किस नेचर के होते हैं। अब समझ गए ना आप। व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं के व्यापार को शामिल करेंगे और भुगतान संतुलन में दृश्य, अदृश्य, पूंजी, व्यवहार, तीनों प्रकार की मदें शामिल होती हैं। व्यापार का विस्तार, स्कोप ऑफ ट्रेड। व्यापार संतुलन बहुत लिमिटेड है, सीमित है, जो केवल वस्तु व्यापार से संबंधित है, इसलिए ये एक सीमित खाता है, एक छोटा खाता है, स्मॉल अकाउंट है। भुगतान संतुलन एक बहुत ही विस्तृत है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत एरिया बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी शामिल हैं। भुगतान संतुलन खाते में ही व्यापार संतुलन शामिल है बेसिकली, इसलिए हम इसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा और सेग्रीगेट करके पढ़ें, तो हम उस पर्पज से उसको देख रहे हैं। साम्यता, इक्विलिब्रियम। व्यापार संतुलन का साम्यता में होना या नहीं होना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? व्यापार संतुलन कभी डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही हो सकता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। आयात अधिक है तो प्रतिकूल, निर्यात अधिक है तो अनुकूल व्यापार संतुलन माना जाता है। लेकिन भुगतान संतुलन हर सिचुएशन में ही संतुलित होता है, साम्य अवस्था में होता है, जिस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसलिए उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन का ऑलवेज इक्विलिब्रियम पर होना क्यों ज़रूरी है या क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि भुगतान संतुलन खाता जब बनाया जाता है तो बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह बनाया जाता है, जिसके दोनों ही मदें, दोनों तरफ की डेबिट और क्रेडिट दोनों ही मदें बिल्कुल बराबर रखी जाती हैं। जो भी डिफरेंस आता है सरप्लस का या डेफिसिट का, उसको भूल चूक या ओमिशन के नाम से दिखाया जाता है, इसलिए ये हमेशा संतुलित होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। विश्लेषण या एनालिसिस। व्यापार संतुलन का विश्लेषण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ज़रूरी नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि ये केवल वस्तुगत व्यापार की बात करता है। लेकिन यदि हम इकोनॉमी की दृष्टि से या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यदि हम इसका विश्लेषण करें भुगतान संतुलन का, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट पिक्चर है। यानी एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा मतलब एक ऐसी तस्वीर है जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उस देश का भुगतान संतुलन संतुलित है, असंतुलित है, या उस विश्व व्यापार में उसका कितना हिस्सा चल रहा है, वो किस तरह के ट्रांजैक्शंस दूसरे राष्ट्रों के साथ कर रहा है, कितने अच्छे उसके रिलेशन है किसी कंट्री के साथ। इन सभी चीज़ों को हम भुगतान संतुलन खाते में ही समझ पाते हैं। यानी विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो भुगतान संतुलन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये कंप्लीट इंटरनेशनल ट्रेड को बताता है। सापेक्षिक महत्व, जो ऊपर के सभी पॉइंट्स में आपको सभी समझ में आ ही गए कि व्यापार संतुलन का महत्व रिलेटिवली कम है और भुगतान संतुलन का बहुत अधिक है। जब किसी देश की आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़
डिफाइन की जाती हैं, कॉमर्शियल पॉलिसी बनाई जाती है, तो भुगतान संतुलन को ही देखा जाता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हुए कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी के लिए नीतियों का या योजनाओं का निर्माण करता है, इसलिए इसका अधिक महत्व है। विनिमय दर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, व्यापार संतुलन को देखते हुए एक्सचेंज रेट को डिसाइड करना थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता, लेकिन भुगतान संतुलन को देखते हुए ही विनिमय दरें निर्धारित होती हैं, क्योंकि ये कंप्लीट पेमेंट और रिसीट्स की बात करता है। यानी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को बताने वाला खाता ही भुगतान संतुलन है। कैसे है बच्चों, समझ गए? क्योंकि जैसे ही हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में सभी हमारी वस्तु, सेवा और पूंजी, इन तीनों से संबंधित कंप्लीट ट्रांजैक्शंस दिखाए जाएंगे और उससे ये पता लग जाएगा कि टोटल रिसीट्स यानी प्राप्तियां कितनी हैं। डेबिट साइड में टोटल पेमेंट्स कितने हैं। इसका आशय क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा की मांग किसी उस देश के भुगतान संतुलन खाते से पता लग जाएगी कि टोटल डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है और टोटल सप्लाई कितनी है। सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट्स और डिमांड मीन्स इम्पोर्ट्स। क्लियर हुआ? यानी आयातों के द्वारा हम विदेशी मुद्रा की मांग को बताते हैं, क्योंकि हमें पेमेंट करना है विदेशी मुद्रा में, तो आयात हमारे लिए दायित्व है जिनका भुगतान हमें विदेशी मुद्रा में करना होगा। और सप्लाई का मतलब निर्यात है, यानी हम वस्तुओं का एक्सपोर्ट करके हम विदेशी मुद्रा को अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं, तो उस आधार पर वह सप्लाई कहलाती है, पूर्ति कहलाती है। तो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर होती है वही विनिमय दरें निर्धारित होती हैं। लेकिन व्यापार संतुलन से इस तरह की विनिमय दरों के निर्धारण की बात सामान्यतः नहीं की जाती। मांग एवं पूर्ति की प्रकृति, नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह देखा जाएगा या भुगतान संतुलन खाते के द्वारा यह देखा जाएगा कि हम विदेशी मुद्रा की कितनी मांग रखते हैं और कितनी पूर्ति। नॉर्मली हर कंट्री के सामने एक बड़ा संकट ये होता है कि वह अपने आयातों का पेमेंट कैसे करे, क्योंकि उसे पेमेंट करने के लिए एक्सपोर्ट्स का किया जाना जरूरी होता है। निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के द्वारा ही वह अपने भुगतानों को सेटल करता है। इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा ही उस भुगतान संतुलन खाते को तैयार किया जाता है। लास्ट पॉइंट है असाम्यता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। असाम्यता का मतलब यही है कि उस देश के भुगतान संतुलन खाते में डिसइक्विलिब्रियम है, यानी असाम्यता है। और ये असाम्यता बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि भुगतान संतुलन खाते में यदि डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हैं तो सरप्लस है, और इन दोनों का मीनिंग हम ऊपर समझ ही चुके हैं। तो ये असाम्यता का महत्व भुगतान संतुलन खाते के संबंध में बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि व्यापार संतुलन खाते को बैलेंस ऑफ ट्रेड के डेफिसिट को या सरप्लस को कोई भी कंट्री एक्स्ट्रा इंपोर्ट और एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करके सेटल ऑफ कर लेता है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता या महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर वह भूल चूक के नाम से या ओमिशन के नाम से जो हम डिफरेंस अमाउंट को दिखाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार किसी राष्ट्र को अपने भुगतान संतुलन को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लाने के लिए या दोनों राशियों को बराबर करने के लिए या अंतर को पाटने के लिए उसे विदेशी ऋण या विदेशी पूंजी या विदेशी सहायता की ज़रूरत हो जाती है, जो उस देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उचित नहीं मानी जाती। तो ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको कि पढ़ने के बाद आप ये देख सकते हैं कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक ही हिस्सा है। यानी भुगतान संतुलन में सबसे ऊपर चालू खाते में हम व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड को दिखाते हैं, जिसमें विजिबल नॉन विजिबल ट्रेड आता है, और फिर पूंजी खाता आते ही वह भुगतान संतुलन खाते में कन्वर्ट हो जाता है।
तो बेसिकली तो इनमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये एक ही अकाउंट के दो पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स का ही एक अलग इम्पॉर्टेंस है। लेकिन नेचुरली ये क्लियर हो चुकी है बात कि एक जो डिटेल्ड स्टेटमेंट है भुगतान संतुलन का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब किसी इकोनॉमी का विश्लेषण किया जाता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखा जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड की डायरेक्शन, कंपोजिशन यानी दिशा, उसकी संरचना, उसके वॉल्यूम यानी मात्रा, अन्य देशों के साथ उसके मौद्रिक लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उसके मौद्रिक लेन देन यदि हमें जानने होते हैं या मालूम करने होते हैं या उनका विश्लेषण करना होता है, तो वास्तविक रूप से हमें भुगतान संतुलन खाते या बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ ही देखना होता है, क्योंकि यही वह एक विस्तृत विवरण है जिसके द्वारा एक राष्ट्र का अन्य देशों के साथ जो भी व्यवहार हो रहे हैं, चाहे वो विजिबल ट्रेड है, नॉन विजिबल है या मॉनेटरी है, ये तीनों ही प्रकार के ट्रेड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बार हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन का असाम्यता यानी डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप केयरफुली पढ़िए, लेकिन उससे पहले आप इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़िए। बच्चों, जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए, लेकिन आपको जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, जो भी PDF दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, उनको केयरफुली पढ़िए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कि हम फिज़िकल क्लासरूम में कब मिलेंगे। तो आपकी पूरी डिपेंडेंस हमारे इन्हीं लेक्चर्स पे है, तो कोशिश करिए कि आप इनको पढ़ें, बजाय पासबुक्स पढ़ने के या शॉर्ट टर्म जो भी मार्केट में जो सस्ती जो लिटरेचर अवेलेबल है उस पर डिपेंडेंस आपकी नहीं होनी चाहिए। हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से समझ लें, हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें। तो जैसे ही आपको जो लेक्चर डाले जाते हैं उन्हें आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू।